प्रिय छात्रों, हिंदी के इस शिक्षण सत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम गद्य खंड के अंतर्गत मंत्र पाठ के चौथे अंश का अध्ययन करेंगे। प्रस्तुत अंश में सर्पदंश के पश्चात कैलाश की हालत बिगड़ने, जड़ी बूटी का बेअसर होने तथा झाड़ फूंक करने वाले की बातों से निराशा मिलने पर हृदय विदारक दृश्य का चित्रण है। गद्यांश देखें। मित्रों में हलचल बढ़ गई। बाहर महफिल में भी खबर हुई। डॉक्टर साहब घबरा कर दौड़े। फौरन उंगली की जड़ कसकर बांधी गई और जड़ी पीसने के लिए दी गई। ऊपर आप पढ़ाए हैं कि कैलाश की ये 20वीं सालगिरह थी। उसका जन्मदिन था, जिसमें शहर के नामी गिरामी सभी लोग एकत्रित थे। मृणालिनी ने कैलाश से सर्प दिखाने के लिए कहा और इस प्रक्रिया में सर्प ने कैलाश को डस लिया। जैसे ही यह समाचार मित्र मंडली में पहुंचा, चारों तरफ हलचल मच गई, हड़कंप मच गया। हलचल माने शोरगुल या हड़कंप। बाहर महफिल सभा समाज, बाहर की सभा में भी यह खबर, यह समाचार पहुंचा। डॉक्टर चड्ढा घबरा कर दौड़े। फौरन माने तुरंत उंगली की जड़ कसकर बांधी गई और जड़ी पीसने के लिए दी गई। जिस उंगली में सर्प ने काटा था उसे कसकर बांध दिया गया और जड़ी को पीसने के लिए दे दिया गया। डॉक्टर साहब जड़ी के कायल न थे। कायल माने मान लेने वाला, स्वीकार कर लेने वाला। डॉक्टर साहब जड़ी को स्वीकार करने के पक्षधर न थे। वह उंगली का डसा भाग नस्तर से काट देना चाहते थे। नस्तर शल्य क्रिया हेतु प्रयुक्त चाकू, अंगों की चीर फाड़ के लिए जो चाकू प्रयुक्त होता है उसे नस्तर कहते हैं। वे नस्तर से उंगली के उतने हिस्से को काट देना चाहते थे, मगर कैलाश को जड़ी पर पूर्ण विश्वास था। मृणालिनी पियानो पर बैठी हुई थी। पियानो हारमोनियम से मिलता जुलता एक पाश्चात्य वाद्य यंत्र। मृणालिनी पियानो पर बैठकर कुछ गा रही थी। यह खबर सुनते ही दौड़ी और कैलाश की उंगली से टपकते हुए खून को रूमाल से पोंछने लगी। जड़ी पीसी जाने लगी, पर उसी 1 मिनट में कैलाश की आंखें झपकने लगीं। झपकना बंद होने लगी। ओठों पर पीलापन दौड़ने लगा, यहाँ तक कि वह खड़ा न रह सका, फर्श पर बैठ गया। लेखक कहता है कि क्षण भर में ही कैलाश की तबीयत बिगड़ गई। उसकी आंखें बंद होने लगी, चेहरे पर पीलापन दौड़ गया और वह खड़ा न रह सका, फर्श पर बैठ गया। सारे मेहमान कमरे में जमा हो गए। कोई कुछ कहता, कोई कुछ। इतने में जड़ी पीस कर आ गई। मृणालिनी ने उंगली पर लेप किया। 1 मिनट और बीता। कैलाश की आंखें बंद हो गईं। वह लेट गया और हाथ से पंखा झलने का इशारा किया। माँ ने दौड़कर उसका सिर गोद में रख लिया और बिजली का टेबल फैन लगा दिया। फैन, पंखा, ये अंग्रेजी का शब्द है। सभी जो मेहमान आए हुए थे, अतिथि आए हुए थे, वो सब कमरे में जमा हो गए। सभी कैलाश के विषय में जानना चाहते थे और उपचार के लिए कोई कुछ कहता, कोई कुछ कहता। इतने में जड़ी पीस कर आ गई। मृणालिनी ने उसका लेप कैलाश की उंगली में किया। मुश्किल से 1 मिनट और बीता होगा कि कैलाश की आंखें बंद हो गई। वह लेट गया और हाथ के इशारे से पंखे से हवा करने के लिए कहा। उसकी माँ ने दौड़कर उसका सिर गोद में रख लिया और बिजली का पंखा चला दिया। डॉक्टर साहब ने झुककर पूछा, कैलाश कैसी तबीयत है? कैलाश ने धीरे से हाथ उठा दिया, मगर कुछ बोल न सका। डॉक्टर साहब ने कैलाश के समीप मुख ले जाकर पूछा कि आपकी तबीयत कैसी है, स्वास्थ्य कैसा है? कैलाश उत्तर न दे सका, केवल धीरे से हाथ उठाया और कुछ बोल न सका। मृणालिनी ने करुण स्वर में कहा, क्या जड़ी कुछ असर न करेगी? डॉक्टर साहब ने सिर पकड़कर कहा, क्या बताऊं, मैं इसकी बातों में आ गया,
अब तो नस्तर से भी कुछ फायदा न होगा। मृणालिनी ने करुण स्वर माने दुखी स्वर में कहा कि क्या इस जड़ी का कोई असर न होगा। डॉक्टर साहब ने सिर पकड़ लिया और कहने लगे कि मैं तो कैलाश की बातों में आ गया, उसकी बातों से प्रभावित हो गया, इसलिए नस्तर का प्रयोग नहीं किया। अब नस्तर से भी कोई फायदा नहीं होगा। फायदा हमने लाभ, अब नस्तर से भी कोई लाभ नहीं होगा क्योंकि जहर शरीर के भीतर प्रवेश कर गया है। आधे घंटे तक यही हाल रहा, हाल माने स्थित दशा। कैलाश की दशा प्रतिक्षण बिगड़ती जाती थी, यहाँ तक कि उसकी आंखें पथरा गईं। पथरा जाना, निस्तेज हो जाना, हाथ पांव ठंडे हो गए, मुख की कांति, कांति मानी चमक, मलिन पड़ गई, मध्यम पड़ गई, नाड़ी का कहीं पता नहीं, मौत के सारे लक्षण दिखाई देने लगे। घर में कोहराम मच गया। कोहराम, शोरगुल, रोना पीटना। मृणालिनी एक और सिर पीटने लगी, माँ अलग पछाड़े खाने लगी। पछाड़े खाना, बिलख बिलख कर रोना। डॉक्टर चड्ढा को मित्रों ने पकड़ लिया, नहीं तो वह नस्तर अपनी गर्दन में मार लेते। लेखक कहता है कि प्रत्येक गुजरने वाले क्षण में कैलाश की हालत बिगड़ती जा रही थी। उसकी आंखें निस्तेज हो गईं, हाथ पांव बिल्कुल ठंडे पड़ गए, सुन्न पड़ गए, चेहरे की चमक समाप्त हो गई, नाड़ी का कुछ पता नहीं चल रहा था, मौत के सारे लक्षण दिखाई दे रहे थे कि अब मृत्यु होने ही वाली है। चारों तरफ रोना पीटना मच गया। मृणालिनी अपना सिर पीटने लगी, उसकी माँ पछाड़े खाकर रोने लगी, अर्थात बिलक बिलक कर रोने लगी। और डॉक्टर चड्ढा को अगर मित्रों ने पकड़ न लिया होता तो वे नस्तर अपनी गर्दन पे मार लेते, अर्थात आत्महत्या कर लेते। एक महाशय बोले, कोई मंत्र झाड़ने वाला मिले तो संभव है अभी भी जान बच जाए। एक मुसलमान सज्जन ने इसका समर्थन किया, अरे साहब, कब्र में पड़ी हुई लाशें जिंदा हो गई हैं, ऐसे ऐसे बाकमाल पड़े हुए हैं। एक महाशय माने एक सज्जन ने कहा कि अगर कोई झाड़ने वाला मिल जाए तो जान अब भी बच सकती है। एक इस्लाम धर्म के अनुयायी ने इसका समर्थन किया और कहा कि कब्र में पड़ी हुई लाशें तक जिंदा हो गई हैं। जिंदा होना, जीवित हो जाना, ऐसे ऐसे बाकमाल लोग पड़े हुए हैं। बाकमाल, आश्चर्यजनक कार्य कर दिखाने वाला। डॉक्टर चड्ढा बोले, मेरी अक्ल पर पत्थर पड़ गया था कि इसकी बातों में आ गया, नस्तर लगा देता तो यह नौबत क्यों आती। बार बार समझाता रहा कि बेटा सांप न पालो, मगर कौन सुनता था। बुलाइए, किसी झाड़ फूंक करने वाले को ही बुलाइए, मेरा सब कुछ ले ले, मैं अपनी सारी जायदाद उसके पैरों में रख दूंगा। जायदाद में संपत्ति, लंगोटी बांध कर घर से निकल जाऊंगी। लंगोटी बांधना कहने का भाव कि सब कुछ छोड़ देना, खाली हाथ चले जाना। मगर मेरा कैलाश, मेरा प्यारा कैलाश, उठ बैसे, ईश्वर के लिए किसी को बुलाइए। डॉक्टर चड्ढा ने कहा कि मेरी अक्ल माने बुद्धि पर पत्थर पड़ गया था जो मैं कैलाश की बातों में आ गया। अगर नस्तर लगा देता, चाकू से उंगली का वह हिस्सा काट देता तो यह नौबत, यह स्थिति न आती। बार बार समझाया कि बेटा सांप न पालो, मगर मेरी सुनता कौन है। चलिए, किसी झाड़ फूंक वाले को बुलाइए, वह ठीक कर दे, मेरी सारी संपत्ति ले ले, मैं खाली हाथ घर से निकल जाऊंगा, लेकिन मेरा प्यारा कैलाश उठ बैठे, ईश्वर के लिए किसी को बुलाइए। एक महाशय का किसी झाड़ने वाले से परिचय था, वह दौड़कर उसे बुला लाए, मगर कैलाश की सूरत देखकर उसे मंत्र चलाने की हिम्मत न पड़ी। बोला, अब क्या हो सकता है सरकार, जो कुछ होना था हो चुका। एक सज्जन का किसी झाड़ने वाले से परिचय था, वो दौड़ कर गए, उसे बुला कर लाए, किंतु कैलाश की सूरत को देखकर उसकी मंत्र पढ़ने की हिम्मत न पड़ी। अब बोला कि जो कुछ होना था हो चुका है, अब कुछ नहीं हो सकता। अरे मूर्ख, यह क्यों नहीं कहता कि जो कुछ न होना था वह हो चुका, जो कुछ होना था वह कहाँ हुआ। माँ बाप ने बेटे का चेहरा कहाँ देखा। लेखक कहता है कि हे मूर्ख व्यक्ति, यह क्यों नहीं कहता कि जो नहीं होना चाहिए था वह हो चुका है, जो होना था वो कहाँ हुआ। होना तो यह था कि माँ बाप बेटे के चेहरे को देखते, उसके विवाह की रस्म को देखते। मृणालिनी का कामना तरु क्या पल्लव और पुष्प से रंजित हो उठा। कामना तरु, इच्छा रूपी वृक्ष, मृणालिनी का इच्छा रूपी वृक्ष क्या पुष्पित और पल्लवित हो गया। क्या उसकी इच्छाएं पूरी हो गईं।
मन के वह स्वर्ण स्वप्न, सुनहले सपने जिनसे जीवन आनंद का स्रोत बना हुआ था, क्या पूरे हो गए? मृणालिनी के मन में कैलाश को लेकर जो सुनहले सपने थे, आनंद के जो क्षण उसके जीवन में थे, क्या वो पूरे हो गए? जीवन के नृत्यमय तारिका मंडल सागर में आमोद की बहार लूटते हुए क्या उसकी नौका जलमग्न नहीं हो गई? जो न होना था वह हो गया। जीवन के नृत्यमय तारिका मंडल में लेखक कहता है कि जैसे समुद्र में जाती हुई नौका जलमग्न, नौका जलमग्न होना, डूब जाना, नौका का डूबना, जैसे समुद्र में जाती हुई नौका डूब जाए, उसी तरह मृणालिनी का जीवन जो कैलाश रूपी नौका के सहारे आनंद के समुद्र में बहारें लूट रहा था, वह अचानक डूब नहीं गया। अर्थात मृणालिनी की वह नौका, वह कैलाश रूपी नौका जो जीवन रूपी समुद्र में आनंद के लिए विचर रही थी, वह तो कैलाश के विदा होते ही, मृत्यु को प्राप्त होते ही डूब गई, नष्ट हो गई। जो न होना था वह हो गया। वास्तव में जो नहीं होना था वह हो गया। वही हरा भरा मैदान था, वही सुनहरी चांदनी एक निःशब्द संगीत की भांति प्रकृति पर छाई हुई थी, वही मित्र समाज था, वही मनोरंजन के साधन थे, मगर जहाँ हास्य की ध्वनि थी वहाँ करुण कंदन और अश्रु प्रवाह था। लेखक कहता है कि वही हरा भरा मैदान था जहाँ पहले भी लोग इकट्ठा होकर भोज कर रहे थे। सुनहली चांदनी उसी तरह से चारों तरफ बिखरी हुई थी, किंतु अब निःशब्द थी, एक भी शब्द वहाँ नहीं था। वही मित्र समाज था, मनोरंजन के वही साधन थे, मगर जहाँ पहले हंसी ठिठोली की बात थी, आनंद ही आनंद था, उत्साह ही उत्साह था, वहाँ अब करुण पुकार थी, आंसुओं का प्रवाह था, सुख के सारे साधन नष्ट हो चुके थे। गद्यांश पर आधारित प्रश्न देखें। पहला प्रश्न, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। उत्तर, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड के अंतर्गत मंत्र पाठ से लिया गया है। इसके लेखक कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद जी हैं। ध्यान रहे, आप गद्य संकलन नहीं लिखेंगे क्योंकि अभी अलग अलग किताबें नहीं हैं, इसलिए गद्य खंड लिखेंगे। दूसरा प्रश्न, रेखांकित अंश की व्याख्या। और रेखांकित अंश है, मृणालिनी का कामना तर क्या पल्लव और पुष्प से रंजित हो उठा? मन के वह स्वर्ण स्वप्न जिनसे जीवन आनंद का स्रोत बना हुआ था, क्या पूरे हो गए? उत्तर, कैलाश की सूरत देखकर झाड़ने वाले की हिम्मत जवाब दे गई। वह कह पड़ा कि जो होना था वह हो चुका, अब कुछ नहीं हो सकता। इस पर लेखक कहता है कि जो होना था वह कहाँ हुआ? मृणालिनी का इच्छा रूपी वृक्ष जो कैलाश के जीवित होने पर पुष्पित एवं पल्लवित होता, उसके अचानक चले जाने से नष्ट प्राय हो गया। वह पुष्पित और पल्लवित कहाँ हुआ? मृणालिनी के मन में जो सुनहरे सपने थे, उसके अचानक चले जाने से, जीवन में उसके जो आनंद थे कैलाश के चले जाने से अपूर्ण होकर रह गए, वे पूरे कहाँ हुए? तीसरा प्रश्न, माँ बाप ने क्या नहीं देखा? उत्तर, माँ बाप ने बेटे के सिर पर सेहरा नहीं देखा। प्रिय छात्रों, मुझे उम्मीद है कि आपको यह अंश समझ में आ गया होगा। इन प्रश्नों का उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद।